और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात रायपुर की करेंगे। त्योहारों के मद्देनजर पुलिस सतर्क है। अलग अलग कॉलोनियों में बैठक ली जा रही है। कॉलोनी के लोगों को समझाइश दी जा रही है। लूट, उठाईगिरी, चोरी, इन्हें रोकने का प्रयास करने के लिए कहा जा रहा है, मदद करने के लिए कहा जा रहा है। सीसीटीवी दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बाहर से आने वालों और फेरी वालों का पहचान पत्र भी देखा जा रहा है। उनके फोटो लेने, गार्ड्स को सावधान रहने के निर्देश किए गए हैं। सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा अवधेश के पास आपको लिए चलेंगे। अवधेश, देर आयत दुरुस्त आयत पर कितने दिन तक जारी रहेगी ये कवायद? ये बड़ा सवाल इसलिए भी है कि ज्यादातर इंस्ट्रक्शंस तो जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो रहवासी हैं, उन्हें दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से त्योहारी सीजन में पुलिस ये चाह रही है कि लोगों के मन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े और अपराधियों के मन से एक खौफ अपराधियों के मन में कि पुलिस शहर में पुलिसिंग कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि आप मार्च निकालते हैं जयस्तंभ चौक से लेकर सदर बाजार तक, ठीक उसके उलट पंडरी जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में शामिल है, एमजी रोड जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में शामिल है, उधर आप दस्तक देते नहीं है। शहर के अन्य भी क्षेत्र में जहाँ पे काफी भीड़ भाड़ रहता है, हलचल रहती है, वहां पे दस्तक देते नहीं है। और इसके बाद इस तरह से लगातार ये जिम्मेदारियां देना और उसके बाद जांच पड़ताल करना बताने के लिए काफी है कि केवल त्योहारी सीजन में पुलिस अपनी आमद धरातल पे देने के लिए इस तरह का कार्य कर रही है। लेकिन अपराध जिस गति से बढ़ते जा रहे हैं वो भी देखने वाली बात है कि पुलिस के इतने दावों के बाद भी, मजबूत पुलिसिंग के तमाम दावे के बाद भी अपराध के ग्राफ में कमी नहीं आ रहा है। तो ये कुल मिला के समझा जा सकता है कि केवल त्योहारी सीजन में धरातल पे लोगों को पुलिस का एहसास हो, इसलिए पुलिस आज धरातल पे उतर के इस तरह के तमाम कार्य कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर भी रायपुर से। 24 घंटे में 1375 नए मरीज मिले हैं। कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में 1375 नए मरीज। इसमें रायगढ़ में सबसे ज्यादा 195 नए मरीज मिले हैं। रायपुर से 166 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 24 घंटे में 13 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। एक दिन में 2093 ने कोरोना को मात भी दी है। एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल है 22,361 और कुल संक्रमण के मामले छत्तीसगढ़ में अब तक 2 लाख से ज्यादा। कोरोना के चलते अब तक 2,447 लोगों की जान जा चुकी है। अवधेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवधेश, फिलहाल क्या कुछ रिकवरी रेट? और अब त्योहारी सीजन है, पुष्य नक्षत्र है और सिलसिला ये त्योहारों का अब लंबा चलेगा। बिल्कुल, त्योहारों का सिलसिला लंबा चलेगा, लेकिन आंकड़ों पे नजर डाली जाए तो अब ऐसा लगने लगा है कि छत्तीसगढ़ उन तमाम बड़े राज्यों में शामिल हो चुका है जहां कोरोना की रफ्तार काफी ज्यादा थी। 2 लाख के पार छत्तीसगढ़ में आज मरीजों की संख्या हो गई है और महज 43 दिन में ललित 1 लाख नए मरीज छत्तीसगढ़ में मिले हैं। महज 43 दिन में, अगर औसत देखा जाए तो 43 दिन में 2325 मरीज प्रतिदिन छत्तीसगढ़ में बीते 43 दिनों में मिले हैं, जबकि पहले 1 लाख मरीजों के लिए 96 दिन का सफर तय करना पड़ा था। मतलब ये कि 96 दिन में जहां 1 लाख मरीज मिले थे, 43 दिन में ठीक उसके आधे दिन में फिर से नए 1 लाख मरीज मिले हैं। और वहीं लगातार मौत के सिलसिले ने एक और चिंता बढ़ा दी है कि आखिरकार इतनी मौत, इतनी तेज गति से जो लोगों की मौत हो रही है उस पर लगाम कैसे लगेगा। फिलहाल 1300, 1400, 1500 के आसपास में लगातार मरीजें आ रहे हैं। औसत 2325 का औसत है। लेकिन त्योहारी सीजन का जो आप जिक्र कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में कई बड़े त्योहार हैं जिसमें कई तरह से भीड़ भाड़ और सामाजिक मेलजोल भी होता है। तो ऐसे में वैसे समय में कैसे लोगों को जागरूक करके कोरोना पे लगाम लगाया जाएगा या जिम्मेदार। और इन सब विपरीत परिस्थितियों में सरकार तो मरवाही में चल रही है अवधेश। निश्चित तौर पे देखिए, मरवाही का दिन खास है और यही वजह है कि जिस तरह से तेजी से कोरोना फैलता जा रहा है और ध्यान जो है एक ओर अगर केंद्रित हो
तो समझा जा सकता है कि स्थितियां और भी बिगड़ेगी, क्योंकि अगर 43 दिनों में 1 लाख नए मरीज आते हैं तो आने वाले 43 दिनों में क्या स्थिति होगी, ये बड़ी बात होगी। क्योंकि ठंड का समय शुरू हो चुका है, दिल्ली मुंबई जैसे राज्यों में सर्वाधिक मरीज मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में छत्तीसगढ़ अगर आज इस दहलीज पे पहुंचा है तो उसे कैसे रोका जाए, एक बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत चिंताजनक जो अवधेश जानकारी दे रहे हैं, 43 दिन में 1 लाख। और खबर दुर्ग के पाटन से, सीएम ने यहां औचक निरीक्षण किया है आंगनवाड़ी केंद्रों का। पाटन के जामगांव में उन्होंने निरीक्षण किया और ब्लैक बोर्ड पर लिखा बच्चे सबसे अच्छे। इसके अलावा आपको बता दें 101 आंगनवाड़ी केंद्रों का रिनोवेशन भी हुआ है। आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। दुर्ग की पाटन तहसील में आयोजित कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। रानी तरई गांव में कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। जनसंपर्क में रानी तरई गांव पहुंचेंगे। और बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का रविवार को समापन हो गया। शिविर के अंतिम सत्र में राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, विधायक नारायण चंदेल ने अलग अलग विषयों पर अपना संबोधन दिया। शिविर में प्रदेश भर से आए 300 कार्यकर्ता मास्टर ट्रेनर बनकर मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 10 विषयों पर विशेषज्ञों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों की जानकारी दी गई है। इसके बाद कार्यकर्ता पूरी लगन से 2023 के चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे। 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग का समापन था। इसमें प्रदेश भर के हमारे नेतागण कार्यकर्तागण 3 दिन तक प्रशिक्षण लिए। 10 विषय सेलेक्ट किए थे और 10 विषय के विशेषज्ञ यहाँ पर तैयार हुए हैं और आगे मंडल स्तर में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करके हमारे जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको इन 10 विषयों से अवगत कराएंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से लेकर और प्रदेश सरकार की तरफ से 1 दिसंबर से धान खरीदी के निर्णय पर तंज कसते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि जो सरकार किसानों के हित की दुहाई देती रही, उस सरकार में किसान हित के फैसले नहीं लिए जा रहे। इस सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। नहीं तो आप सब लोगों को मालूम होगा कि धान खरीदी और किसानों की मांग को लेकर हम लोग पूरे प्रदेश में, प्रदेश स्तर में भी यहाँ रायपुर में हर जिला हेडक्वार्टर में और हर विकासखंड हेडक्वार्टर में 1 दिवसीय धरना भी दिए हैं और ज्ञापन भी भेजे हैं। लेकिन इस सरकार के कान में जू। और धान खरीदी में हो रही देरी से मुंगेली के किसानों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। लोरमी के विधायक धर्मजीत सिंह ने इस मामले में प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही और मिसमैनेजमेंट के चलते धान खरीदी में देरी हो रही है, किसान परेशान है। खरीदी में बहुत लेट हुआ है, किसान बहुत परेशान हैं। धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार की लापरवाही और सरकार के मिसमैनेजमेंट के कारण धान खरीदी लेट हो रहा है, जिससे किसानों को औने पौने भाव में व्यापारी और अन्य को सस्ते रेट में भी बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये बहुत दुखद है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। बेमित्रा में धान खरीदी से पहले पंजीयन कराने के लिए किसानों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान घर से फॉर्म भरवाकर आ रहे हैं, उनमें कई तरह की त्रुटियां हैं, अधिकारी त्रुटियां निकाल रहे हैं और इसे ठीक करवाने के लिए किसानों को भटकना पड़ रहा है। दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। धान के पंजीयन करा रहा है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, इसी के वापस कर देते हैं। हम भरत नहीं बना था भाई। हाँ, नहीं भरत, हम पढ़े लिखे नहीं है, घर के ठान तो भरत नहीं। बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अहम खुलासे से पता चला है कि माओवादियों की तेलंगाना स्टेट कमेटी के साथ ये मुठभेड़ हुई थी। माओवादियों की सीआरसी कंपनी के साथ जवानों की मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में माओवादी नेता हरिभूषण और दामोदर भी शामिल थे। मुठभेड़ में सीआरसी कंपनी का एक माओवादी ढेर हुआ था। मौके से 4
SBML, भारी मात्रा में पाइप, टिफिन बम ये बरामद हुए थे, जबकि माओवादियों के लगाए स्पाइक होल की चपेट में आने से 2 जवान जख्मी भी हुए थे। पामेड़ थाना इलाके के मुकराज गुट्टा की पहाड़ियों में ये मुठभेड़ हुई थी। खबर जशपुर से, जहां देर रात हथियारबंद लुटेरों ने जमकर उत्पात मचाया है। दोकड़ा चौकी इलाके में देर रात हथियारबंद लुटेरों ने एल्यूमिनियम लोडेड 2 ट्रकों को लूट लिया। दोनों ट्रकों को लूटकर ये फरार हो गए। लूटे गए एल्यूमिनियम और ट्रकों की कीमत तकरीबन 1 करोड़ बताई जा रही है। ओडिशा के अंगुल से 2 ट्रक एल्यूमिनियम लोड करके उत्तर प्रदेश के लिए ये रवाना हुए थे। दोनों ट्रकों में से एक ट्रक कानपुर और एक ट्रक को चंदौली जाना था। जैसे ही ये ट्रक दोकड़ा चौकी के कसजोरा नाले के पास पहुंचे, बोलेरो सवार हथियारबंद लुटेरों ने ट्रकों को रुकवाया। दोनों ट्रकों के ड्राइवरों को उतारा, उनके साथ मारपीट की, हाथ पैर बांधे और जंगल में बांधकर ट्रक लेकर मौके से फरार हो गए। कोरबा में शनिवार से लेकर आज तक रहने वाले पुष्य नक्षत्र पर हर साल की तरह बाजार में जमकर धन वर्षा हुई। जानकारों की माने तो शनि पुष्य के दुर्लभ संयोग और विशेष मुहूर्त का खासा असर कारोबार पर देखने को मिला। धनतेरस और दीपावली में पसंदीदा सामान खरीदने के लिए पुष्य नक्षत्र में अग्रिम बुकिंग कराने ग्राहकों की भीड़ देखने को मिली। कोरोना काल में लंबे समय से सिमटे बाजार में उछाल देखा गया। बाजार खुलने से बंद होने तक एक दिन में तकरीबन 31 करोड़ की खरीदी दर्ज की गई। इधर कवर्धा में भी दीपावली को लेकर बाजार गुलजार नजर आए। कोरोना के बावजूद लोग खरीदारी में मशगूल नजर आए। बाजारों में लोगों की काफी भीड़ दिखाई दे रही है। दीपावली को देखते हुए लोग अपनी अपनी जरूरत के सामान की खरीदारी कर रहे हैं। मॉल और फुटपाथ पर दुकानें लगी हुई हैं। बाजार देखने से लगता है कि कोरोना काल से लोग बाहर आ चुके हैं और भूल चुके हैं कि उन्हें सावधानी बरतते हुए मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है। छत्तीसगढ़ पीएससी ने सिविल जज सेवा परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। सिविल जज परीक्षा में महासमुंद के सरायपाली की मीनू नंद ने टॉप 10 में 7वीं रैंक हासिल की है। मीनू नंद अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और सरायपाली विधायक किस्मत लाल नंद की बेटी हैं और मीनू के व्यवहार न्यायाधीश परीक्षा साल 2019 में पूरे छत्तीसगढ़ में 7वें स्थान पर चयन होने से समाज, गांव, परिवार और शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है। पीएससी ने सिविल जज परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। सरायपाली की बेटी मीनू नंद ने छत्तीसगढ़ में 7वां स्थान कर इस परीक्षा को पास कर लिया है। मीनू नंद सरायपाली विधायक किस्मत लाल नंद की सुपुत्री है। इस वक्त हमारे साथ मीनू नंद मौजूद हैं। पहले तो न्यूज़ 18 की तरफ से बहुत बहुत बधाई, आपने इस परीक्षा को पास कर लिया। थैंक यू सो मच सर। किस तरह से आप पढ़ाई कर रहे थे, क्या उद्देश्य था, किस एम के साथ आप आगे बढ़े और इस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपने क्या किया? सर मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट तो था सिविल जज बनना, लेकिन मैंने शुरुआत की थी, मैंने बीएससी में कंप्यूटर साइंस किया था साइंस कॉलेज बिलासपुर से। उसके बाद मुझे इस पोस्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरे डैडी क्योंकि पुलिस में उन्होंने अपनी 25 साल सेवा दी है, तो वो किसी भी केस के सिलसिले में आना जाना करते थे कोर्ट। तो उन्होंने जज की गरिमा को देखा, उसके पोस्ट से वो काफ़ी प्रभावित होते थे। इसलिए उन्होंने ये सपना मेरे लिए देखा कि वो अपनी बेटी को सिविल जज बनाना चाहते हैं और मुझे उन्होंने प्रेरित किया इस पोस्ट के लिए कि मैं इसके लिए प्रिपेयर करूं। फिर मैंने अपनी LLB 2015 में मैंने अपनी LLB स्टार्ट की छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर से, जो कि मैंने 2018 में कंप्लीट की। तो मैंने जब लॉ ज्वाइन किया तो सर मुझे लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। मैंने भी सोचा कि अगर मैं लॉ कर रही हूँ तो एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन, सेफेस्ट ऑप्शन भी मेरे लिए एक जुडिशरी है। तो मैंने अपने डैडी के ड्रीम को अपना ड्रीम बनाया और उसके लिए मेहनत की। इसका श्रेय आप किसको किसको देना चाहें? सर इसका श्रेय मैं किसी एक पर्सन को नहीं बोल सकती, लेकिन अगर मैं मोटिवेशन बोलूं तो मेरे मोटिवेशन डैडी थे स्टार्टिंग से ही, और मम्मी का मेंटल सपोर्ट और पूरी फैमिली ने ही एक्चुअली मुझे बहुत सपोर्ट किया है इसके लिए, और मुझ पर बहुत विश्वास था सबको कि मैं कर सकती हूँ। न्यायपालिका में जिस तरह से लोगों का विश्वास होता है उसको वो बखूबी पूरा करने का प्रयास करेगी। मनोहर सिंह राजपूत, न्यूज़ 18, महासमुंद, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग रायपुर में हुई। भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव, विधायक विनोद चंद्राकर, एसोसिएशन के सेक्रेटरी गुरुचरण सिंह होरा और अन्य पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। संघ को खुद से आर्थिक रूप से सक्षम होने की बात कही गई है। सभी जिलों में ओलंपिक संघ का गठन करने पर भी सहमति जताई गई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के
परंपरागत खेलों का आयोजन करने का भी फैसला लिया गया।